नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम ME फाइनल के कृषि भूगोल के अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ME फाइनल के जो सभी छात्र हैं उनका जो एक पेपर है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल की छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनका मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इलोबरेट करूँगा, उनको बहुत अच्छे से उनका अर्थ समझाऊँगा। अधिकांश समय में हम क्या करते हैं कि हम उस शब्द को ही नहीं समझ पाते हैं, और जो छोटे छोटे जो शब्द हैं उनका अर्थ है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये जो कृषि के अंदर जैसे कृषि है, जल है, भूमि है ना, इनका पूरे का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं हरित क्रांति, जिसको अंग्रेजी में ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ये हरित क्रांति जो भरण पोषण का न केवल भारत का पर पूरे विश्व का जो कृषि के आयाम थे उनको ही बदल डाला। क्योंकि जैसे क्रांति यानी कि हरित यानी क्रांति यानी हरी क्रांति, हरित क्रांति किसमें? खाद्यान्नों के उत्पादन में। खाद्यान्नों के उत्पादन में जैसे इसका जो शब्द था ये विलियम गैंट जो गैंट थे, जो अमेरिकन थे, इन्होंने इसको प्रदान किया। लेकिन सर्वप्रथम जो इसका प्रारंभ था ये रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन जो मैक्सिको था 1950 में वहाँ से शुरू हो गया था। और इस जो फाउंडेशन का जो प्रेसिडेंट था या डायरेक्टर था वो था नॉर्मन बोरलॉन्ग, जिसको आगे आने वाले समय में एक नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और भारत में ये कार्य स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन ने किया, जो कि खाद्यान्नों के बढ़ावे को आगे गए। चूँकि जो कृषि क्रांति है आज हमारे विश्व में, भारत में जो जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है, खाद्यान्नों की मात्रा कम है क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, टेक्नोलॉजी का अभाव था। तो उस समय कृषि की जो खाद्यान्नों की जो फसलें थी या खाद्यान्नों की जो मात्रा थी या खाद्यान्नों का विकास करना अति आवश्यक हमें दिखाई दिया। तो इसी के चलते कृषि के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खाद, कीटाणु और कीटनाशक जो दवाइयाँ और सिंचाई को महत्व दिया गया। और इसकी जो माध्यम से क्या हो गई, एकदम से इसमें बढ़ा, क्या बढ़ा? खाद्यान्न बढ़े, भूमि का उत्पादन बढ़ा और इसकी वजह से वहाँ खाद्यान्नों की आपूर्ति सुलभ हो सकी। तो जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे किसी भी कृषि को जो प्रभावित मूल कारण होते हैं वो मुख्यतः जैसे 3 कारण होते हैं। सबसे पहले जैसे प्राकृतिक कारण, उच्चावच, जलवायु, मृदा आदि। अब उच्चावच को हम बदल बहुत कम, जैसे उसकी भूजोत के माध्यम से। जलवायु हम उसको ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। मृदा को हम बदलाव कर सकते हैं, जैसे उसकी सिंचाई को मृदा की सिंचाई के माध्यम से, भूजल को सुधार करने के माध्यम से, या उसका pH या उसके अंदर कीटाणु या उसमें उर्वरक डाल के हम उसको पैदावार बढ़ा सकते हैं। अवसंरचनात्मक यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। बीज, उन्नत किस्म के बीज हों, हाइब्रिड बीज हो जिसको HYV हाई यील्ड वेराइटी जो बोलते हैं। उर्वरक हों, फर्टिलाइजर, साथ ही जो इसकी कीटनाशक जो कीटाणु को मारने वाले कीटनाशक दवाएं, पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग किया जाना चाहिए। संस्थागत जो कारक है उनमें जैसे जोत है, जोत का आकार कैसा है, कितने प्रकार के जोत के आकार हैं, भूधारण उसकी कैसी है, उसको पट्टेदार है या वैसे हैं, भूमि का सुधार कैसा है, जैसे लैंड होल्डिंग, लैंड टेन्योर, लैंड रिफॉर्म क्या है। लैंड रिफॉर्म जैसे हमारे भारत में चकबंदी है, हरियाणा, ये एक लैंड रिफॉर्म का बहुत ही उत्तम उदाहरण है ना। भूजोत जैसे सीमांत किसान है, लघु किसान है, वृद्ध किसान है, अति सीमांत छोटे किसान है। तो ये जो हमारे क्षेत्र के कारण है, ये सारी चीज़ें कृषि को प्रभावित करती है। इस प्रकार जब कृषि हरित क्रांति में बढ़ावा हुआ और उसमें जब बढ़ावा हुआ तो उसमें भी एक कारण रहा कि उस समय की जो तात्कालिक जो समस्याएं थी या कारण थे वो था खाद्यान्नों को बढ़ोतरी। तो उसमें जो खाद्य जो फसलें थी उनका ही बढ़ावा यहाँ पे दिया जाने लगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं
मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की जो फसलें थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। और साथ ही कुछ क्षेत्र विशेष को ही महत्व दिया गया। क्षेत्र विशेषों में इन ब्लॉक्स बनाए गए, जिले चयनित किए गए, तहसील चयनित की गई, जहाँ पे इस संसाधनों का उपयोग भी किया गया। और हरित क्रांति का बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे सुविधाओं का विकास किया गया। लेकिन जब ये व्यवस्थाएं सुविधाएं की तो एक क्षेत्रीय असमानता का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय असमानता के विकास के कारण एक क्षेत्र में तो विकास होता है तो हो गया, एक क्षेत्र में विकास कम रहा। लेकिन इस चीज़ की समस्या के निदान के भी बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने द्वितीय हरित क्रांति के नाम से एक पुनः इसको जीवित करना चाहा। और उसमें मूल रूप से जो खाद्यान्न फसलों के अलावा मोटे अनाज, दलहन और तिलहन फसलों को महत्व दिया गया, क्योंकि सभी क्षेत्रों में समान प्रकार की फसलें नहीं बोई जा सकती। क्योंकि कुछ जगह पे खाद्यान्न फसलें हो सकती हैं, कुछ जगह पे तिलहन बोई जा सकती है, किसी में दलहन फसल बोई जा सकती है। तो जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु, जैसी मिट्टी, जैसी अवसंरचना, जैसी संस्थागत कारण है, उसमें उसी प्रकार की फसलों का बोया जाना सुनिश्चित किया जाना इस द्वितीय कृषि क्रांति में निश्चित किया गया। और साथ ही इसमें कृषि फसलों के साथ साथ में ही पशुपालन पर भी महत्व दिया गया जाने लगा, जिसके कारण जो चलते समय आज जो वर्तमान में हरित क्रांति है एक आयाम बन गया। और वर्तमान में तो इतनी अच्छी अच्छी विदेशी जो जैसे कि जी जेनेटिक जो क्रॉप्स हैं, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कपास है, इनका भी इसमें समायोजन किया जाने लगा है। जिसमें कि हम आज खाद्यान्न हो या कृषि की जो उत्पादन है उसकी आपूर्ति में हम विश्व में अपना स्थान रखते हैं। और इसमें लेकिन कुछ जो इसके नकारात्मक पहलू हैं, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका दुष्परिणाम, मानवीय जो स्वास्थ्य है उस पर दुष्परिणाम, कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी परिवर्तन भी हुआ है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो मिट्टी की जो टेक्सचर है, मिट्टी की क्वालिटी, उसमें भी बदलाव आया है। इस प्रकार मानव के जो स्वास्थ्य, क्योंकि कीटनाशक दवाएं दी जा रही हैं, उर्वरकों का बेतहाशा उपयोग किया जा रहा है, तो मानव का जो स्वास्थ्य वो भी प्रभावित हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक जो फसलें हैं, ऑर्गेनिक खेती है ना, एनिमल डक्स हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम हार्मफुल हो, ह्यूमन हार्मफुल हो या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।